नमस्कार। कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को आप गौर से देखिए और इनके बारे में अपनी राय प्रकट कीजिए कि ये किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित हैं और ऐसे कौन से चित्र हैं जो ये दर्शाते हैं कि इनसे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नीचे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखकर भी, ये जो चित्र हैं इनको देखकर आप अनुमान लगाइए कि कौन से ऐसे चित्र हैं जो हमारे स्वास्थ्य के जो है लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, कौन से ऐसे चित्र हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है सही हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि यानी उम्मीद कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, भलाई के लिए। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण यानी घर का निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यानी जो लोगों का कल्याण है, लोगों के भलाई के काम क्या है, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए स्वास्थ्य, उनको रोजगार, उनके घरों का निर्माण, सड़कों का विकास और बिजली आदि को उपलब्ध कराना। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज का मतलब होता है जो फोटोज जो होते हैं, उन कई तरह के फ़ोटो को एक फ़ोटो में बनाना, उनके अलग अलग जो फ़ोटो हैं उनका एक फ्रेम बना देना, एक ही फ़ोटो के अंदर उनको शामिल करना, उसको कोलाज कहते हैं। कई प्रकार के फ़ोटो को जोड़कर एक फ़ोटो बनाना। उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी यानी साफ सुथरा पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, अर्थात वे बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, घुटन भरी अवस्था मतलब जहाँ पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाए, तो उनमें बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें, फुर्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, सुस्त और किसी चीज़ के प्रति रुचि न रखना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। ये जो दो तालिकाएं दिखाई गई है, बाईं तरफ और दाईं तरफ, इनकी आपस में तुलना करते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। चिकित्सा महाविद्यालय का मतलब कॉलेज, इंग्लिश में इसको कॉलेज बोलते हैं। जैसे स्कूल,
इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विद्यालय बोलते हैं। इसी प्रकार से कॉलेज इंग्लिश में है और जो है महाविद्यालय उसको हिंदी में कहते हैं। जहाँ पर हम +2 के बाद यानी 12वीं के बाद जो पढ़ाई करते हैं तो हम उस समय महाविद्यालय में जाते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम दाईं तरफ के एक ब्लॉक को पढ़ें तो भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। अब इस तुलना से आपको क्या पता चला कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर तो ये सुविधाएं हैं, डॉक्टरों की जो सुविधा मिलनी है वो जल्दी मिल जाती है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग उन डॉक्टरों तक पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा समय खर्च करते हैं और इसलिए उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। अब देखते हैं दूसरा पहलू। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक से मर जाते हैं। तपेदिक एक बीमारी है जिसको हम टीबी कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल्स की संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन केवल आंकड़ों में सीमित है। वो बस कहने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका कोई भी जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। जो लोग जिन बीमारियों से ग्रसित थे उतनी ही संख्या है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, उनमें कोई कमी नहीं आई। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। चिकित्सा पर्यटक जो है, कुछ पर्यटक केवल जो है घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको कहते हैं चिकित्सा पर्यटक। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है, यानी दुनिया के सबसे बेस्ट। अब दाईं तरफ वाला देखते हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं, यानी कि दूसरे देशों से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और बहुत माने हुए हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीने के पानी को जो स्वच्छ होना चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकारें। और पानी से जो बीमारियाँ एक दूसरे में फैलती हैं, जिनको हम संचारणीय बीमारियाँ कहते हैं, ये बीमारियाँ जो है एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, यानी जो बीमारियाँ संचार करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक से दूसरे व्यक्ति को लगती है, उनको संचारणीय बीमारी कहते हैं। और ये बीमारियाँ जितनी बीमारी होती है उनका 21% जल से होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। तीसरी पढ़ते हैं हम। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। पूरे विश्व में तीसरा बड़ा देश माना जाता है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। निर्यात का मतलब जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं उसको निर्यात कहते हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों कंडीशंस की आप तुलना करके देखें।
बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक जहाँ पर खून जो लेकर रखा जाता है आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। यानी स्वस्थ रहने के लिए और इलाज कराने के लिए जो उपरोक्त बातें बताई गई है वे होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत हो, और परामर्श देने के लिए भी डॉक्टर्स हों जो सलाह दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भारत सरकार के पास उसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? जब ऊपर जो चीज़ें तीन चार कॉलम जो दिए ये बाएं हाथ की तरफ, तो इनको पढ़कर क्या आपको लगता है कि भारत जो है असमर्थ है? गहन चिंतन करने के बाद इस सवाल का जवाब दीजिए। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, जो दाएं हाथ की तरफ है, कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। यहाँ पर देखिए, ऊपर एक चित्र दिया है। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस बात को आप भी जानते हो। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर यूनियन PBKMS, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाई गई थी पश्चिमी बंगाल की, उसका नाम है ये, जो पश्चिमी बंगाल के खेती हर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे, यानी डॉक्टर नहीं थे जो उसका इलाज कर सके। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी यानी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, अर्थात उनके पास हर प्रकार के साधन हैं, वो अमीर लोग हैं।
जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। यानी रंजन जो है साधन संपन्न परिवार से है और अमन जो है वो एक गरीब परिवार से। अरे अमन, बड़े दिन बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यानी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो एक उसमें इलाज करवाया इसने। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। 5 सितारा होटल एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग होती है जिसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं होती हैं। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। ये जो दिखाया हुआ है हॉस्पिटल, इसकी बिल्डिंग को आप देख सकते हो, ये वाला। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। यानी 500 रुपये फीस है रिसेप्शन पे। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। यानी ये उसके जो है अंदर का सीन दिखाया हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, यानी टेस्ट, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। बहुत सारे परीक्षणों यानी टेस्टों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। पीने की दवाई को सिरप कहते हैं, लिक्विड को। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तो इस प्रकार से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज का यहाँ पर इसने व्याख्यान किया है। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? अब अमन देख बता रहा है। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे ही टिका रहा, जैसे ये दिखाया हुआ यहाँ पर। वह तुम्हारे वाला अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। वहाँ जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। देखिए, वहाँ ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जांच बहुत ज़्यादा जांचें हुई और वो जल्द ही वापस आ गई सारी होकर, और यहाँ पर एक ही जांच का नतीजा 3 दिन में। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी, यानी पहले वाला डॉक्टर भी नहीं था। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जो है जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर डॉक्टर ऐसा कहती है। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इसका शेष भाग अगले पार्ट के